हेलो एंड वेलकम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन इनिशिएटिव। इस टॉपिक में अपन बात करेंगे मीट और क्लाइमेट चेंज का क्या रिलेशन है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में अपन बात कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि अपन लगातार कुछ टॉपिक्स की बात कर रहे हैं कुछ दिनों से, COP28 की मीटिंग होने वाली है इसी मंथ के एंड से 3 दिन के बाद बिगिन होने वाली है दुबई में। यूएई में ये फिर से एक बार मुद्दा उठेगा और इनफैक्ट जो यूएन की एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्लोबल फूड सिस्टम प्लान प्रिपेयर कर रहा है। इन प्लान के अकॉर्डिंग जो अभी तक डिटेल सामने आई है वो ये बताती है कि जो मीट इंडस्ट्री है वो वन ऑफ द मेजर एमिटर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है। इनफैक्ट यदि ग्लोबली देखा जाए तो पूरा का पूरा जो फूड प्रोडक्शन से लेकर फूड फाइनल सप्लाई तक, मतलब कि पूरा का पूरा फूड सिस्टम 1/3 ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि यदि हमें पेरिस एग्रीमेंट को फुलफिल करना है, उसके ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना है और टारगेट 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से टेम्परेचर को कम रखना है या इवन 2 डिग्री सेल्सियस को भी कम रखना है, तो जरूरी यह है कि फूड इंडस्ट्री को भी रेगुलेट किया जाए। अब दो बातें हैं। सबसे पहले है कि फूड मार्केट को यदि अपन देखें तो ट्रेडिशनली फूड मार्केट को वन ऑफ द लीस्ट रेगुलेटेड मार्केट माना जा रहा है इन व्हेन इट कम्स टू द यूएनएफसीसी रेगुलेशन। किसी भी इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल में फूड को कोई भी कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड नहीं किया है, नंबर वन। दूसरा पर्सपेक्टिव अपन लेते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के सेंस से। डेवलप्ड कंट्रीज जो मीट का कंजम्पशन है वो सबसे ज्यादा लीड करती हैं। इनका पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द डेवलपिंग वर्ल्ड। मतलब कि डेवलप्ड वर्ल्ड कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन जरूरी है, लेकिन कभी भी लाइफस्टाइल की बात आती है तो किसी भी इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल में, कन्वेंशन की मीटिंग में डेवलप्ड कंट्रीज लाइफस्टाइल रिलेटेड एग्रीमेंट में कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल भी बेयर नहीं करती, चाहे वो फूड कंजम्पशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो या कोई भी, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है। उनकी लाइफस्टाइल, वेस्टर्न लाइफस्टाइल ऐसी है जहां पर एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। सिंपल उदाहरण में समझें, इंडियंस लोग ड्रायर कम यूज करते हैं, हम कपड़ों को धूप में सुखाते हैं, वहां पर हीटर कंजम्पशन, एसी कंजम्पशन, वहां 10 डिग्री में लोग हीटर चलाते हैं या एसी चलाते हैं। इंडिया में आप देख लो 30 डिग्री में भी लोग हीटर एसी नहीं चलाते। हर जगह इंडिया में सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया जाता है। मड हाउसेस गांव के ट्रेडिशनल यदि आप देखोगे तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, धूप में ज्यादा गर्म नहीं करने देते, ठंड में ज्यादा ठंडे नहीं होने देते, एक एडवांटेज। ऐसे ही मशीन ड्राइंग इंडिया में कम है। मतलब कि मुद्दे की बात यह है इंडिया की जो लाइफस्टाइल है वो सस्टेनेबल है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। एक मीट भी इसी में से एग्जांपल है। अब तो फाओ का जो प्लान है वो ये बोल रहा है कि एडवांस कंट्रीज की जो एक्सेसिव इनटेक ऑफ मीट है उसे रेगुलेट करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है, और डेवलपिंग कंट्रीज को जरूरत है कि जो लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन हो वो सस्टेनेबल लेवल हो। क्या अपन हाई वेराइटीज प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, अपन प्रोडक्टिविटी ऑफ पैस्चर्स बढ़ा सकते हैं ताकि जो नेट एमिशन ऑफ दिस होगा वो कम होगा। दैट इज द बेसिक आइडिया। मतलब कि दोनों वर्ल्ड को थोड़ा थोड़ा अपने कम करना है। यदि लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन ज्यादा भी करना होगा डेवलपिंग वर्ल्ड को तो बेरेबल है, बट प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा, ये भी एक रिकमेंडेशन है। अब एक कंट्री स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस ये जब प्लान लॉन्च होगा तो दिया जाएगा माना जा रहा है। हालांकि आपको बता दूं ये जो फाओ का है वो मात्र गाइडलाइंस है। मतलब कि कोई भी कंपलसरी इंपोजिशन नहीं रहेगा किसी भी कंट्री के ऊपर। कंट्री कैन चूज टू इग्नोर इट, कैन चूज टू अबाइड बाय इट। दैट वुड बी कंट्री के खुद के डिस्क्रिशन के ऊपर। यदि अपन एवरेज कंजम्पशन ऑफ मीट देखें तो एक जो अमेरिकन है हर साल 127 किलो मीट खाता है। वहीं पर आप पिछड़े देश देखो जैसे नाइजीरिया, अफ्रीकन, ये लेस देन 10 केजी खाते हैं। दिस स्टैटिस्टिक्स इज नॉट जस्ट फॉर अमेरिका, बट आप देख लो अमेरिका,
इवन कनाडा डार्क में है। ये सारे डार्क वाले में ग्रेटर देन 60 एंड ये वाले में ग्रेटर देन 100 केजी पर ईयर है। तो देख लो मैक्सिमम यूरोप, अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इधर मंगोलिया, सबके सब कंट्री। मंगोलिया की तो खैर लैंड वैसी है, फर्टाइल नहीं है, लैंड बहुत खराब है, तो इनको मजबूरन नॉन वेजिटेरियन में डिपेंड करना पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड, ये देख लो एंग्लो अमेरिका और इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनका कंजम्पशन ऑफ मीट इज वेरी वेरी हाई। इनफैक्ट यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप का ग्रेटर 100+ केजी पर पर्सन है। दैट इज द इशू। वहीं पर आप देखोगे लैंसेट की पब्लिकेशन कहती है 15 किलो से ज्यादा मीट साल में एक इंसान को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब होता क्या है ये अपन समझते हैं। सबसे पहले ये इशू क्यों बन रहा है, क्योंकि जो मीट कंजम्पशन है ना लगातार बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट 23 किलो 1960s में था से बढ़कर ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 40+ केजी हो गया है 2019 में। दैट इज द मेजर इशू। और प्रॉब्लम क्या है, मीट से जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू द प्लांट बेस्ड डाइट। कहां कहां ज्यादा एमिशन होता है वो अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले मेजर होता है लैंड यूज में, मतलब कि जब भी आप एग्रीकल्चर करते हो तो आपको वो एग्रीकल्चरल लैंड कहां से आती है, वहां जो फॉरेस्ट रहता है उसे काटना पड़ता है, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन होता है, इससे पेड़ की कटिंग होती है। तो कार्बन जो अब्जॉर्वर होता है वो खत्म हो गया, प्लांट जो अब्जॉर्व कर रहे थे वो खत्म हो गया, एमिशन हुआ। इसके बाद लाइव स्टॉक, पर्टिकुलरली जैसे कि बीफ में कैटल जो होती है, कैटल मीथेन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है डाइजेशन के समय, फिर ग्रीन हाउस गैस। फर्टिलाइजर्स में नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है, फिर आया स्मॉल कंट्रीब्यूशन। यदि अपन बात करें तो अलग अलग जैसे कि ट्रांसपोर्ट किए एक कंट्री से दूसरी कंट्री, विद इन द कंट्री, वहां पर ग्रीन हाउस गैस रिलीज हुई, प्रोसेसिंग हुई थोड़ी बहुत, या तो फूड वेस्ट भी एक टॉपिक अपन ने किया था, जहां पर इंडिया में जैसे अपन ने देखा था 30 to 40% फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर गेटिंग वेस्टेड, मतलब कि जो भी एनर्जी गई इस फूड को प्रोड्यूस करने में वो बर्बाद हो गई। दैट इज एन इशू। ये एक मेजर इशू है जो क्रॉप करता है। अब यदि अपन देखें तो बाई फूड वाइज यदि अपन कंपेयर करें तो मीट प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा लग रहा है। ये कुछ चीजों में पर्टिकुलरली ज्यादा है, जैसे कि आप बीफ के प्रोडक्शन में देख लो, मतलब कि लाइव स्टॉक में प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा है। लाइव स्टॉक में कैटल भी आएगी, पोल्ट्री भी आएगा, सब में ज्यादा है, डाइजेशन में मीथेन रिलीज होता है। और श्रिम्प फार्मिंग में बहुत ज्यादा है। श्रिम्प फार्मिंग में क्यों ज्यादा है, क्योंकि इन्हें मैंग्रोव एरिया में उगाया जाता है, कल्टीवेशन करने के लिए मैंग्रोव को काटा जाता है, तो जो भी कार्बन मैंग्रोव फॉरेस्ट में सेव रहता है वो सारा का सारा एमिट हो जाता है वेटलैंड से, और फ्यूचर में वहां पर श्रिम्प फार्मिंग की जाती है। तो ये दोनों की वजह से बहुत ज्यादा है। कंपेयर टू प्लांट बेस्ड आप देखोगे बहुत कम है। इनफैक्ट ये डेटा बोला जा रहा है 1 kg ऑफ फूड, यदि जो प्लांट डाइट है वो 4.4 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू पोल्ट्री। दैट इज द डिफरेंस। इसको और स्टैटिस्टिकली समझें तो एक दो डेटा आप याद रख सकते हो, कई बार एग्जाम में इस तरीके के कर सकते हो। याद रहा वेल एंड गुड, नहीं याद रहता तो यू डोंट नीड टू टेक वरी ऑफ दिस। जैसे 1 किलो बीफ के प्रोडक्शन में 70 किलोग्राम ऑफ ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है। वहीं एक आध एग्जांपल देख लो, राइस 3.6, राइस में भी ज्यादा होता है क्योंकि मीथेन एमिशन होता है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में देख लो लेस देन 1 किलोग्राम प्रोड्यूस होता है। मतलब कि आप एक डेटा यदि याद रखोगे और एमिट लिखोगे तो 70 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का। दैट इज नंबर 1। और यदि आप प्रोडक्शन वाइज देखोगे तो जो दुनिया भर में कॉर्न का 60% के आसपास प्रोडक्शन है वो कैटल फीड को, वो लाइव स्टॉक फीड को यूज करने के लिए होता है। एक मेजर उसमें पिग कल्टीवेशन के लिए भी आता है, पर्टिकुलरली जैसे यूएस में रहता है ना बहुत ज्यादा, इनके लिए सोया और कॉर्न को उगाया जाता है। मतलब कि इसके रिगार्डिंग जितना भी डिफॉरेस्टेशन हुआ वो सारा का सारा फीड किसको दिया जा रहा है, कैटल को दिया जा रहा है, ताकि अल्टीमेटली उसे मार के इंसान को खिलाया जाए। तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। राइस व्हीट में थोड़ा सा कम होता है, कॉर्न में बहुत ज्यादा होता है, ऑयल सीड्स में अगेन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सोया जो मिल्क केक है वो भी फीड की तरह यूज होता है। जो सोया केक और अदर ऑयल सीड केक रहते हैं वो भी यूज किया जाता है फीड के रूप में।
और सोया को भी डायरेक्टली फीड किया जाता है, पोल्ट्री वोल्ट्री में बहुत कॉमन है। दिस इज द आइडिया। यानी कि एक और वाइटल कंपोनेंट अपन ने आज पढ़ा रिगार्डिंग क्लाइमेट नेगोशिएशन जो हमेशा से इग्नोर्ड रहा है, वो है मीट। एंड जरूरत है मीट में भी या फूड में भी एक रेगुलेशन लाने की, ताकि फूड इंडस्ट्री को भी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कंप्लाई करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन वो अपने टुवर्ड्स द अर्थ कंप्लाई कर सके। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी अपन इंडस्ट्री को यूज यदि कंसिडर करें तो सारी की सारी इंडस्ट्री जो रहती हैं वो नेट रिलीजर रहती हैं, नेट ग्रीन हाउस गैसेस एमिटर रहती हैं। बट केवल और केवल एक एग्रीकल्चर ऐसी पोटेंशियल होल्ड करता है, यदि सही तरीके से प्लान करें तो इट कुड बिकम नेट अब्जॉर्बर, नेट कम करे ग्रीन हाउस गैसेस को। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर। इस वजह से सही प्लानिंग की जरूरत है, क्लाइमेट नेगोशिएशन में फूड को भी लाने की जरूरत है। अब छोटा सा इसी से अपन बिकॉज ये बात करें हैं तो फाओ की बात कर लेते हैं जल्दी से। फाओ हेडेड कहां है? रोम में। ये है यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। दो एम को साइमल्टेनियसली कंसिडर करता है। एक फूड से रिलेटेड है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो फूड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हो उनको एड्रेस करेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग फूड को कैसे लगातार उसकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन करा जा सकता है, न्यू वेराइटीज से रिसर्च, एक्सटेंशन सर्विसेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इनको करेगा। और दूसरा क्लाइमेट चेंज विथ रिगार्ड्स टू द ओवरऑल एम्बिशन ऑफ फाओ। तो क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए कैसे प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को मेंटेन रखा जाए और सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाए। दिस इज द मेजर एम। प्रोडक्शन भी रहे और इन्वायरमेंट मिनिमम से मिनिमम डैमेज हो। दैट इज अ ब्रॉडर एम ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दैट सेड, we end today's daily scan initiative. Thank you. Have a nice day.